का आपका टॉपिक है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस की हम बात करते हैं तो थ्रोम्बोसिस होता क्यों है? जैसे मान लो कोई भी इंजरी हुई, अब इंजरी तो होती रहती है, कोई भी इंजरी हुई, ब्लड वेसल में कट लग गया किसी भी कारण से और ब्लड का आउटफ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसे प्लेटलेट फैक्टर जनरेट होंगे जो वहाँ पर क्या करेंगे, ब्लड को कोएगुलेट करेंगे। किस लिए? जिससे बाहर ज़्यादा ब्लड का लॉस ना हो। अब जो ब्लड क्लॉट हुआ है वो कई बार क्या होता है, जो ब्लड क्लॉट हुआ है वो थोड़े टाइम बाद क्या है, वो ब्लड में ही डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर ये ब्लड में डिसॉल्व नहीं हुआ, टूट करके ये कहीं पर जाकर थ्रोम्बस बनकर कहीं किसी ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया, तो क्या होगा, थ्रोम्बोसिस की कंडीशन जनरेट होगी। अब हम इसकी डिटेल में बात करते हैं। थ्रोम्बोसिस के मेन कॉज क्या रहते हैं, थ्रोम्बोसिस किन किन वजह से होगा, कौन से इसमें कोएगुलेटिंग फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिटेल में इसकी बात करते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। थ्रोम्बोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास। इसमें क्या होगा, जो भी डाइल्यूट जो ब्लड है, जो सॉल्युबल जो पार्ट है ब्लड में जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं हो रही है, उस सॉल्युबल पार्ट को इनसॉल्युबल पार्ट में चेंज करना। तो थ्रोम्बोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास इन सर्कुलेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंट of flowing blood, the mass itself is called thrombosis। तो जो मास फॉर्म होगा, जैसे कि क्या होगा, फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में चेंज होगा, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसिस। ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या रहेगी, पैथोजेनेसिस ऑफ थ्रोम्बोसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल, ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो। अब जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल जो क्लॉट है वो बना, क्लॉट बन के कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, अपने आप ही ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा। मान लो जो ब्लड क्लॉट है, जिसका फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट जो ब्लड वेसल में हो रखा है, अगर वो किसी दूसरी जगह जाके अडेयर हो जाता है और वहां से नहीं हटता है, तो उस क्लॉट पर भी क्या होगा, बार बार प्लेटलेट और जो एंटीकोएगुलेंट जो फैक्टर हैं वो बार बार आके वहां पर अटैच होंगे और बड़े थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कर देंगे, जिससे क्या होगा, ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन जनरेट होगा। अब जो थ्रोम्बोसिस है उसको समझने के लिए एक ट्रायड होता है जिसको बोलते हैं विर्चो ट्रायड फैक्टर। ये तीन जो फैक्टर होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं थ्रोम्बोसिस के लिए। ऐसे कौन कौन से कारण रहेंगे जिनकी वजह से थ्रोम्बोसिस की कंडीशन जनरेट हो सकती है, तो वो मेन कॉज जो रहते हैं वो रहते हैं तीन, जिनको कंबाइंड करके बोल दिया जाता है विर्चोस ट्रायड फैक्टर। तो थ्रोम्बोसिस इज एबनॉर्मेलिटी इन वन और मोर एबनॉर्मेलिटी ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से? अब ये तीन एबनॉर्मेलिटी हैं जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है। सबसे पहले वेस्कुलर इंजरी। मान लो किसी भी कारण से वेस्कुलर इंजरी हुई, ब्लड वेसल में इंजरी हुई, या ब्लड वेसल की इनर लेयर एंडोथीलियल इंजरी हुई, एंडोथीलियल में इंजरी होगी। एंडोथीलियम में इंजरी होने के बाद क्या होगा, जो वहाँ पर प्लेटलेट फैक्टर्स हैं वो उस एंडोथीलियम पे जाके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे और वहाँ पर अटैच होकर के थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करेंगे। सेकंड है एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। मान के चलिए ये आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड का जनरली फ्लो कैसे होता है, जो मिडल पार्ट है इसमें रहती हैं सारी ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, ये मिड में फ्लो होती हैं, और जो साइड एंडोथीलियल के पास वाला पार्ट है इसमें प्लाज्मा का फ्लो होता है। अगर किसी भी कारण से ब्लड का एबनॉर्मल फ्लो हो रहा है, एबनॉर्मल फ्लो बोले तो ये प्लेटलेट एंडोथीलियल के पास पहुंच रही है, यहाँ बीच में प्लाज्मा वाला पार्ट है, अगर ये प्लेटलेट जो है वो एंडोथीलियल के पास पहुंच गई तो ये यहाँ धीरे 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 क्या होने लगेंगी, अटैच होने लगेंगी। अब कोई भी एक प्लेटलेट एंडोथीलियम पे मान लो अटैच होगी तो वो क्या करेगी, फैक्टर सिक्रेट करेगी, क्योंकि उसे नहीं पता यहाँ पर इंजरी है या नहीं है, यहाँ अटैच होना है या नहीं होना है। वो तो जो एबनॉर्मल इंटरप्ट ब्लड फ्लो है उसकी वजह से वहां पर पहुंच गई। तो एक भी प्लेटलेट अगर वहां अटैच होगी तो वो दूसरे प्लेटलेट को क्या देगी, मैसेज देगी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी प्लेटलेट इकट्ठी हो जाएंगी और जिसकी वजह से वहां पर क्या होगा, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस अगर आपने नाम सुना होगा, उसमें भी यही कंडीशन होती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस मेनली कहाँ होता है, लेग में होता है। लेग में क्या होता है, जनरली जो ब्लड का फ्लो है वो डिस्टर्ब रहता है, लॉन्ग टाइम तक आप खड़े रहते हो तो ब्लड का फ्लो कंटिन्यूअस प्रॉपर नहीं चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो जाता है और इंटरप्ट होने के बाद वेन में क्या हो जाता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मेजर फैक्टर इन डेवलपमेंट इन वीनस थ्रोम्बस, वेन में थ्रोम्बस
कैसे होगा? एबनॉर्मल ब्लड फ्लो के कारण। फिर थर्ड है हाइपर कोएगुलेशन ब्लड, मोर कॉमन इन एडिमा। एडिमा में भी क्या होता है? ब्लड का फ्लो है वो एबनॉर्मल रहेगा। अल्सर और वुंड वुंड हीलिंग होने पर भी ब्लड का फ्लो क्या रहता है? एबनॉर्मल रहता है, तो ये कंडीशन जनरेट हो सकती है। थर्ड है हाइपर कोएगुलेशन ब्लड। अपने ब्लड की अपना ब्लड जो है वो हाइपर कोएगुलेटेड होता है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो फटाक से क्या है, जल्दी से ही कोएगुलेट हो सके। उसमें बहुत सारे कोएगुलेटिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन कुछ एंटी कोएगुलेटिंग फैक्टर भी होते हैं जो इस मैकेनिज्म को मेंटेन किए रहते हैं। तो ये 3 मेन कॉज़ रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? विर्चो ट्रायड फैक्टर्स। ठीक है। अब देखते हैं ऐसे कौन-कौन से फैक्टर हैं जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। रोल ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में मान लो कोई इंजरी हो गई, वो हमने यहाँ पढ़ लिया। रोल ऑफ कोएगुलेशन सिस्टम। कोएगुलेटिव सिस्टम की वजह से भी क्या होगा? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा। प्लेटलेट अगर कहीं जाकर के अटैच होगी तो भी क्या होगा? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा। हाइपर कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड और अल्टरेशन ऑफ ब्लड फ्लो, जो हम यहाँ देख चुके हैं कि ब्लड फ्लो में अल्टरेशन हो रहा है, कभी सप्लाई हो रही है, कभी नहीं हो रही। तो यही कारण क्या है? थ्रोम्बोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अब थ्रोम्बोसिस तो हमने देखा, लेकिन थ्रोम्बस में क्या हो रहा है? क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोएगुलेटिंग सिस्टम या कोएगुलेशन कैस्केड की। हम बात करते हैं कि कैसे ब्लड में क्लॉटिंग होती है, कैसे कोएगुलेशन होता है। तो रोल ऑफ कोएगुलेशन सिस्टम क्या रोल रहेगा इसका, देखते हैं। कोएगुलेशन मैकेनिज्म इज द कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन। क्या है इसका मेन पर्पज? क्या है? इसको प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है, जो कैसा है? सॉल्युबल फॉर्म में है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? सॉलिड मास ऑफ फाइब्रिन, इनसॉल्युबल फॉर्म फाइब्रिन में कन्वर्ट करना ही इसका मेन काम है। ठीक है। अब ये कन्वर्ट होने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म को एक्टिवेट होना पड़ेगा, कौन कौन से फैक्टर आएंगे, उन सबकी डिटेल में बात करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कोएगुलेशन कैस्केड। इसको हम कोएगुलेशन कैस्केड भी कहते हैं। कोएगुलेशन कैस्केड इज अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक कन्वर्जन। इसमें क्या है? जैसे कि जो कोएगुलेटिंग कितने फैक्टर होते हैं? 13 फैक्टर होते हैं। इसमें क्या है? वन बाई वन एक एक एक्टिवेट होगा, वो दूसरे को एक्टिवेट करेगा, ऐसे करके क्या है, इसमें एंजाइमेटिक कन्वर्जन चलता रहेगा। तो कोएगुलेशन कैस्केड इज अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक कन्वर्जन टर्निंग इनएक्टिवेटेड प्रो एंजाइम। सारे जो कोएगुलेटिंग फैक्टर हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं। कहीं इंजरी होती है तो वहां से कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं, वो उसको एक्टिवेट एंजाइम में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो टर्निंग इनएक्टिवेट प्रो एंजाइम इनटू एक्टिवेट एंजाइम एंड क्यूमुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। जो आगे थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होना है उसको आगे बढ़ाएंगे। थ्रोम्बिन देन कन्वर्ट द सोल्यूबल प्रोटीन। थ्रोम्बिन देन, अभी मैं आपको टेबल फॉर्म में पूरा इसको समझाऊंगी तब आपको डिटेल से समझ आएगा। थ्रोम्बिन देन कन्वर्ट इनटू सोल्यूबल प्रोटीन फाइब्रिनोजन। थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है इनटू सोल्यूबल फाइब्रस प्रोटीन फाइब्रिन। कोएगुलेशन पाथवे आर डिवाइड। अब जो है कोएगुलेटरी जो मैकेनिज्म है, जो कोएगुलेशन पाथवे है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है इंट्रिंसिक पाथवे और एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में कौन रेस्पॉन्सिबल रहेगा? इसमें रहेगी एंडोथीलियम। और इस एक्सट्रिंसिक पाथ में मान लो कहीं अदर टिश्यू में कोई इंजरी हो गई तो कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा? एक्सट्रिंसिक पाथवे। और ब्लड वेसल में अगर इंजरी हुई है, एंडोथीलियम में अगर इंजरी हुई है तो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा। अब पहले पढ़ते हैं हम इंट्रिंसिक पाथवे। मान लो ब्लड वेसल या एंडोथीलियम में कोई कट लग गया और इंट्रिंसिक पाथवे क्या हुआ? एक्टिवेट हुआ। वहां पर जो इंट्रिंसिक पाथवे है एंडोथीलियम में कट लगने की वजह से या वहां पर डैमेज होने की वजह से क्या होगा? वहां पर जो फैक्टर 12 है, जो इंट्रिंसिक पाथवे है, वो फैक्टर जो 12 है उसको क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। तो जो फैक्टर 12, जो कोएगुलेटिंग फैक्टर 12 है, इसको जो एंडोथीलियम रप्चर हुई है, जो इंट्रिंसिक पाथवे है, वो एक्टिवेटेड 12 फैक्टर में, ए फॉर एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड 12 फैक्टर में कन्वर्ट कर देगा। अब ये एक्टिवेटेड जो 12 फैक्टर है ये क्या करेगा? 11 फैक्टर को, जो 11 नंबर का जो फैक्टर है, उस जो इनएक्टिवेटेड 11th नंबर का जो फैक्टर है उसको एक्टिवेटेड 11th फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब ये एक्टिवेटेड 11 जो कोएगुलेटिंग फैक्टर है वो क्या करेगा? 9th नंबर को,
नाइन्थ को एक्टिवेटेड 9 में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब ये एक्टिवेटेड 9, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ के बाद कॉमन पाथवे चालू हो जाएगा। कॉमन पाथवे का मतलब है जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का सेम रहेगा। अब जो नाइन्थ फैक्टर है ये क्या करेगा, नाइन्थ फैक्टर क्या करेगा, टेंथ फैक्टर को, इनएक्टिवेटेड टेंथ फॉर्म को एक्टिवेटेड टेंथ फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो ये तो हमने देखा जो इंट्रिंसिक का अलग है। अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक का। मान लो टिश्यू में डैमेज हुआ, जहां भी टिश्यू में इंजरी होगी, डैमेज होगा, वहां से कुछ टिश्यू फैक्टर जनरेट होते हैं, कुछ टिश्यू फैक्टर। और जो फैक्टर एट्थ है, जो फैक्टर एट्थ है, नॉट सेवंथ, एट्थ फैक्टर, जो फैक्टर एट्थ है वो वहां से क्या होगा, सॉरी सेवंथ ही होगा। जो फैक्टर 7 है वो वहां से क्या होगा, फैक्टर 7 जनरेट होगा और कैल्शियम+2, ये सारे मिलके क्या करेंगे, जो 10th इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि इंट्रिंसिक का तो 9th और यहाँ के टिश्यू फैक्टर 7th और कैल्शियम+2, ये सारे मिलके क्या करेंगे, 10th को एक्टिवेटेड 10th में चेंज करेंगे। अब क्या होता है, जो एक्टिवेटेड 10th है इस पे काम करता है फिफ्थ फैक्टर। फिफ्थ फैक्टर और कैल्शियम+2 ये क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म को, जो सेकंड जो क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, सेकंड फैक्टर कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन, जो किसमें, इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। तो इनएक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन को किसमें चेंज करते हैं, एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन में। कौन चेंज कर रहा है, यानी कि जो एक्टिवेटेड 10th पर वर्क किया किसने, फिफ्थ ने और कैल्शियम ने, इसने फिर वर्क किया किस पे, इनएक्टिवेटेड सेकंड फैक्टर पे, जो कि प्रोथ्रोम्बिन है, उसको इन्होंने चेंज किया थ्रोम्बिन में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या प्रोसेस चलेगी आगे, वही जो ये जो हम पहले पढ़ चुके, जो इनएक्टिवेटेड 10th है उस पर वर्क किया, वो एक्टिवेटेड 10th में चेंज हुआ। ये एक्टिवेटेड 10th पर फिफ्थ और कैल्शियम काम करेगा, जो इसको प्रोथ्रोम्बिन, जो क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करेंगे। थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिवेटेड फॉर्म है किसकी, सेकंड फैक्टर की। ओके, फिर ये प्रोथ जो थ्रोम्बिन है वो क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। जो फाइब्रिनोजन है वो क्या है, सॉल्युबल फॉर्म है, इसको इनसॉल्युबल फॉर्म, सॉलिड मास फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। और क्या क्या होता है, फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम प्लाज्मोनिन, ये क्या करेगा, वही प्लाज्मिन, ये इस पे जो है फाइब्रिनोलाइसिस इस पे काम करेगा, और ये प्लाज्मिन को किस में चेंज करेगा, फाइब्रिनोजन में। फिर फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होगा, फाइब्रिन में। यहाँ से भी फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होगा, फाइब्रिन में। अब ये जो फाइब्रिन मोनोमर है इस पर वापस से 13th फैक्टर वर्क करता है और इसको फाइब्रिन में फाइनली चेंज कर देता है। और इस तरीके से क्या है, किसी भी जगह पर क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। तो इतने सारे जो फैक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। 13 फैक्टर हैं, वो सारे के सारे मिलके क्या करवाते हैं, क्लॉटिंग करवाते हैं। हर फैक्टर का अपना अपना काम है, एक फैक्टर दूसरे को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, तब जाके के जो है क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। तो जो 13 जो फैक्टर हैं, कोएगुलेशन फैक्टर हैं, वो यहाँ पे लिखे गए हैं। कौन कौन से हैं, वन बाई वन, कौन कौन से हैं, वन बाई वन रीड करती हूँ मैं। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है फाइब्रिनोजन। सेकंड जो फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन। तो मेन वर्क कौन करता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ है कैल्शियम आयंस। फिफ्थ है लेवाइल फैक्टर या प्रो एक्सेलेरिन जिनको बोलते हैं। सिक्स है, एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल नाम दे दिया गया है, काउंटिंग दे दी गई है। सेवंथ है स्टेबल फैक्टर। एट्थ है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नाइन्थ है पीटीसी, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट। 10th है सैचुरेटेड फैक्टर, स्टुअरेटेड फैक्टर। और 11th है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीकोएगुलेंट। और 11th 12th है हैगमैन फैक्टर। और 13th है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये टोटल 13 फैक्टर मिलके क्या करवाते हैं, कोएगुलेशन करवाते हैं। कोएगुलेशन कैस्केड को ये 13 फैक्टर मिलके क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, कोएगुलेशन होता है। अब ये कोएगुलेशन होकर के अगर किसी जगह अटैच रही जाएगा या अटैच होकर के कहीं जाके टूट करके ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया तो क्या होगा, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा और उसी को हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसिस।